नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 यानी क्लास 6 में हिंदी विषय में अध्याय 3 की। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले 2 अध्यायों पर बने वीडियो देख लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के इस अध्याय का यानी अध्याय 3 का शीर्षक है नादान दोस्त। तो चलिए इंतज़ार किस बात का, शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं नादान दोस्त के अंतर्गत क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें यहाँ बताया है कि केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। क्या आपने भी कभी किसी चिड़िया के अंडों को ध्यान से देखा है या चिड़िया को उसका घोंसला बनाते हुए देखा है? आगे लिखा है, सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां पर बैठा हुआ पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। अब मुझे बताइए, क्या आपको भी दूध और जलेबी पसंद है? क्या आपने भी कभी अपने आंगन में किसी पेड़ में या अपने स्कूल के आसपास किसी पेड़ पर कोई चिड़िया का घोंसला देखा है? दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। कौन दोनों? केशव और उसकी बहन श्यामा, है ना? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर यानी उनके पंख, घोंसला कैसा है। लेकिन इन सारे प्रश्नों के बारे में लिखा है कि इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती थी कि क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तब श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव कहता, इस पेचीदा सवाल का जवाब केशव कुछ भी नहीं दे पाता था। इस तरह 3-4 दिन तो गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी दिन पर दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। क्या आपकी भी कोई मनपसंद चीज़ को देखने के लिए आप अधीर हो जाते हैं, यानी आपको सब्र नहीं रहता? उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चे के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों को पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे और दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा, है ना? तो केशव कहा, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा बोली, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। भाई, दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ही दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा कहती है, वह तो बीच से फटी हुई है, उससे धूप न लग जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, यानी तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं।
अब आगे देखो क्या लिखा है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडे की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव 3 अंडे हैं कहने लगा, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा बोली, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव बोलता है, तू गिर पड़ेगी। श्यामा कहती है, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ने कहा, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव ने कहा, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा कहती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव कहता है, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। श्यामा कहती है, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब देखिए, हम इस कहानी के तीसरे हिस्से पर पहुंच गए हैं। क्या है आगे लिखा हुआ? 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए।
श्यामा बोलती है, और बच्चे कहाँ गए? केशव ने कहा, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। उसने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भी की बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव ने कहा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। अब इतनी प्यारी कहानी हमने पढ़ी है। ये कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने, ठीक है ना? ये बहुत जाने माने गद्यकार माने जाते हैं। तो चलिए अब जो है हम बात करते हैं इस सबसे अच्छी और अनोखी कहानी के प्रश्न अभ्यास की, है ना? देखते हैं क्या कुछ खास हमसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। भाई कहानी तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आई है, तो अब उत्तर भी देते हैं। सबसे पहला प्रश्न लिखा है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो मैं आपको बताऊं कि उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे, है ना? वो सवाल क्या थे, मैं आपको अभी बताता हूं। हमने अध्याय की शुरुआत में ही उन सवालों के बारे में पढ़ा था ना? ये देखिए कितने सारे सवाल उनके जहन में उठते थे। कौन कौन से? वह ये थे कि किस रंग के अंडे होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, वगैरह वगैरह। और इसके बाद प्रश्न में हमसे ये भी पूछा गया था कि वो आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि उनके माँ बाबूजी तो व्यस्त हुआ करते थे, उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए वे स्वयं से ही आपस में सवाल जवाब करते और स्वयं के मन को तसल्ली दे दिया करते थे। फिर आगे लिखा है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? इसलिए रखे थे क्योंकि कार्निस पर थे चिड़िया के अंडे, और दोनों भाई बहन ऐसा सोचते थे कि अंडे से बच्चे निकल आए होंगे अभी तक, और उन्हें बहुत धूप लग रही होगी, तो क्यों ना उनके लिए एक छत बना दी जाए। और छत बनाने के लिए खूब जद्दोजहद करने के बाद भाई बहन ने वहाँ पर टोकरी लगाने का सोचा था। फिर चिथड़ों से वो जो उनके लिए गद्दी बनाई बच्चों के लिए, है ना? फिर पानी दाना मंगाया और उनकी भूख को मिटाने का प्रबंधन भी किया, है ना? और पास ही में चावल के दाने रख दिए और प्याली में पानी रख दिया था, ठीक है? इसके बाद लिखा है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की? तो केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी किया था वह दरअसल एक नादानी थी, है ना? क्यों थी नादानी? कारण ये था कि उन दोनों को ये नहीं पता था कि चिड़िया ऐसे में अपने अंडे नहीं सेती, है ना? यदि वह अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें तोड़ देगी, खत्म कर देगी। ये बात वो दोनों नहीं जानते थे। इसके बाद कहानी से आगे में लिखा है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो भाई मैं अपनी बताता हूँ, है ना? अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं इस तरह से सोचता कि ये जो अंडे हैं इनको कितना मतलब तकलीफ़ हो रही होगी। कहीं ना कहीं मैं भी श्यामा और केशव की तरह ही सोचता, अगर मुझे पता नहीं रहता तो, है ना? लेकिन हाँ, मैं एकाएक ही अंडों के साथ बिना अपने माता पिता से पूछे छेड़छाड़ नहीं करता। सोचता ज़रूर लेकिन छेड़छाड़ नहीं करता। एक बार अपने माता पिता से इस बारे में बात ज़रूर करता।
आगे लिखा है माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। तो इसलिए निकल आए क्योंकि उन्हें बच्चों के लिए इंतज़ाम करना था, अंडों के लिए मेरा मतलब है ना, कि टोकरी लगानी थी और उस बच्चों अंडों के लिए गद्दे बनाने थे, अनाज पानी रखना था, वगैरह वगैरह। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। इसीलिए नहीं बताया कि माँ जो है वो डांटेगी और फटकार लगाएगी, है ना, और केशव जो है वो पिट जाएगा। यह सोच के श्यामा ने भी माँ से शिकायत नहीं की। आगे लिखा है प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो भाई अब ये तो आपके मन की बात है कि आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे। हाँ, अगर मेरी बात करूँ तो मैं इसे अनोखा दोस्त यह भी कह के शीर्षक दे सकता था। इसके बाद में आगे है अनुमान और कल्पना। तो अनुमान और कल्पना में क्या लिखा है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। लिखा है कि इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता। अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो अब ये काम तो आप ही को करना है ना भाई। अगर सर्दी के दिन होते तो क्या होता। तो फिर उस समय हो सकता कि दोनों भाई बहन गर्मी से बचाने की जगह ठंड से बचाने के लिए सारा प्रबंधन करते, है ना। और उनकी माँ उसे उस समय धूप में नहीं बल्कि बारिश में या सर्दी से बचने के लिए बाहर निकलने के लिए मना करती, है ना। ऐसा सब हो सकता था। फिर आगे लिखा है पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी। वे कहाँ गई होंगी, इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। तो जैसा कि पाठ में जानकारी दी गई है कि एक बार हमारे छू देने से अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़ा और चिड़ी दोनों क्या किए, उन अंडों को तोड़ दिए, है ना। क्योंकि वह उनका मानना है रहता है कि ये गंदे हो गए, फिर वह अंडों को नहीं सेते, है ना। तो इससे यह बात हमें समझ में आ जाती है। कौन सी वाली बात, यही बात कि इसी वजह से कि हमारे बच्चों को यहाँ पर जो है हमें अंडे तोड़ने पड़े, शायद चिड़ा चिड़ी वापस उस जगह पर इसीलिए नहीं लौट कर आए होंगे, है ना। और ऐसे ही तीसरा प्रश्न है केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है। भाई अगर मैं मेरी बताऊं तो मैंने चिड़िया के घोंसले को देखा था और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि चिड़िया इतना अच्छा घोंसला कैसे बना लेती है। ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो ये सारी चीज़ें जो है आप स्वयं से कीजिएगा, ठीक है। आगे लिखा है भाषा की बात। अब भाषा की बात में हमें क्या दिया हुआ है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। लिखा है श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए इस उदाहरण में बच्चों, मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है ना। भाई श्यामा कहती है ना, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। तो इसमें मैंने का प्रयोग हो रहा है श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग हो रहा है माँ के लिए, है ना। जब सर्वनाम का प्रयोग बच्चों कहने वाले सुनने वाले किसी तीसरे के लिए होता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचनी है। तो चलिए अभी रेखा खींच देते हैं। इसमें कौन सा बड़ा काम है ना। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने, तो ये जो उन्होंने है ये आप कह सकते हैं कि ये जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। यहाँ पर जो उनकी ओर लिखा हुआ है यह भी है और पास आकर उसने लिखा है वह भी है। ध्वनिय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो जो मैं है वह भी है। और क्या आप, यहाँ पर आप भी है, कुछ खाने को दे सकते हैं। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर है दूसरे नंबर पे लिखा है तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी और बड़ा अंडा। देख रहे हैं ना कैसे अंडरलाइन किया हुआ है तगड़े, मसालेदार और बड़े को। यहाँ लिखा है कि यह रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, है ना। देखिए बच्चे तो हैं लेकिन कैसे हैं, तगड़े हैं। सब्जी तो है लेकिन कैसी है, मसालेदार है। अंडा कैसा है, बड़ा है ना। तो इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं जो क्या बताते हैं, गुण बताते हैं।
इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ, जैसे सुंदर फूल, मेरे दोस्त ने मुझे आज सुंदर फूल दिया। ऐसे ही आप अलग अलग उदाहरण बता सकते हैं, ठीक है ना। फिर आगे लिखा है, केशव ने झुंझला कर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, केशव घबरा कर उठा, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। अब ये जितने भी वाक्य लिखे हैं, इनमें जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है, यानी जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण मतलब, सुनिए ये क्या बता रहे हैं शब्द, कहने, बोलने और उठने की क्रिया किस प्रकार से हुई वो हमें बता रहे हैं। कि कहा तो, लेकिन कैसे कहा, टहनी से टोकरी को टिकाकर कहा। उठा, लेकिन कैसे उठा, घबरा कर उठा। बोला, लेकिन कैसे बोला, रोनी सूरत बनाकर बोला। तो ये क्रिया विशेषण होने की एक पहचान है। और एक पहचान दोस्तों ये भी है, बच्चों यह भी है कि अक्सर क्रिया से ठीक ये पहले आते हैं शब्द, क्रिया बाद में और ये शब्द पहले आएंगे। अब आप भी ऐसे क्रिया विशेषण बना करके देखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय ज़रूर समझ में आया होगा, यह वीडियो भी पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे अगले किसी अध्याय में। लेकिन एक बात, आप इस वीडियो की लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।